अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट है वो के या जो मटीरियल है खुराक जो है वो क्या होती है, ब्लड के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू क्या करती है, ट्रैवल करती है। उनके हर आर्गन के पास या हर जो टिश्यूज़ था या सेल के पास क्या करती है, ब्लड के थ्रू वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो ब्लड क्या था, ब्लड क्या है कि एक रेड कलर का जो है फ्लूइड है, जो कि अब ज़हरी तौर पे तो हमें रेड ही नज़र आता है, सिंपल सा एक फ्लूइड नज़र आता है। लेकिन अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसकी जो बनावट है उसकी बात करें, तो ब्लड के अंदर जो है लाखों किस्म के मालिक्यूल या लाखों किस्म के सेल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं ब्लड के अंदर। जो एक नॉर्मल सा सिंपल सा रेड कलर का हमें फ्लूइड नज़र आ रहा है ज़हरी तौर पर, तो वो ज़हरी तौर पे हमें क्या लगता है कि जस्ट एक सिंपल सा जो है लाल कलर का एक लिक्विड है या फ्लूइड है। लेकिन इसकी अंदर जो है काफ़ी जो है लाखों की तादाद में जो मालिक्यूल्स हैं, लाखों की तादाद में जो है कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, और डिफरेंट जो उनके फंक्शंस हैं या उनके जो डिफरेंट बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से उनके जो काम हैं वो इनको कर रहे हैं। तो ये कुदरत का एक पेचीदा निज़ाम है जिसको कुदरत ही जानती है। अब हम उसको क्या कह सकते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो इतना है नहीं। तो हमें जो चीज़ नज़र आती है, हालांकि उस चीज़ के अंदर बहुत सारे राज छुपे होते हैं जो हमें नहीं पता होते। तो इसी तरह जो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर भी बहुत सारे राज छुपे हैं। अगर हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्या करना है कि उनमें से तो थोड़े से राजों से हमने भी आशनाई हासिल करनी है। तो उसमें क्या है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड की हम बात करें कि ब्लड जो है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, या कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से अज्जा हैं जिनसे मिलकर हमारा जो ब्लड है या जो फ्लूइड है जो एनिमल्स के अंदर या मैमल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके कौन कौन से अज्जा हैं और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम किसी एनिमल से एक ब्लड के थोड़े से सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लें और थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रहने दें, रख दें और टेस्ट ट्यूब में, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ब्लड सैंपल पड़ा हुआ है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। जो उसकी नीचे वाली लेयर होगी वो क्या होगी, स्लाइटली जो है डार्क रेड कलर की लेयर होगी, और ये क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे ब्लड सेल्स। और इसकी जो अपर लेयर होगी वो क्या होगी, येलोइश कलर का फ्लूइड है जो अपर लेयर को बनाएगा, उसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है वो क्या है 55% है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो कितना बनाते हैं 45%। यहाँ पे ये दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम टेस्ट ट्यूब में ब्लड को ले लें तो ये नीचे जो डार्क कलर का जो सब्सटेंस है इसको क्या कहते हैं, ये ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, 45% है इसकी कंपोजिशन। जबकि ये जो डॉटेड मैंने शो किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई इस टाइप का मार्कर था नहीं जो जिसके वजह से मैं आपको कलर में शो करता कि येलोइश कलर का ये जो लाइट येलोइश कलर का ये जो फ्लूइड था ये प्लाज्मा है, जिसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज के लिहाज से ब्लड में कितना है 55%, मीन्स 55% जो है प्लाज्मा है और 45% 45% जो है क्या है ब्लड सेल में। अच्छा, कंपोजिशन के लिहाज से बात करें तो हमारे पास जो ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि येलो कलर का फ्लूइड है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इसको प्लाज्मा को फिर मज़ीद जो है इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, या इसके अज्जा से जो है प्लाज्मा जिन अज्जा से मिलकर बनाया है उसको मज़ीद जो है हमने डिस्कस करना है। तो मेजर पोर्शन जो है या जो बल्क ऑफ द अमाउंट है प्लाज्मा की वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, वाटर के साथ मिलकर बनी हुई है। पानी जो है मोस्टली प्लाज्मा का जो 90% पोर्शन जो है वो क्या है, पानी से मिलकर बना है।
90% प्लाज्मा में क्या होता है, पानी होता है, और 10% जो है रिमेनिंग जो उसका अज्जा है या जो रिमेनिंग उसके कंपोनेंट्स है वो कितना करते हैं, 10% को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मेजर पोर्शन है वो क्या है प्लाज्मा का, वाटर है, जो कि 90% है। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स कितना बनाती हैं, 7 से 8%। 90% वाटर ने बनाया, 7 से 8% बना देती हैं प्लाज्मा प्रोटीन। बाकी ऊपर रह जाता है 2 से 3%, जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो सोल्यूट्स होंगे ब्लड के अंदर वो बनाते हैं 2 से 3% जो रिमेनिंग है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स को हमने फिर मज़ीद जो है यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो 3 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एक अल्बुमिन है, एक ग्लोब्युलिन है, और तीसरी क्या है हमारे पास, फिब्रिनोजन। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो ये 3 तरह की प्रोटीन है, फिर ये क्या करती हैं, ब्लड में जो है मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे इनका थोड़ा सा फंक्शनिंग के बारे में बताया गया है। ये जो एल्ब्यूमिन है फर्स्ट कैटेगरी, ये क्या करती है कि जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको क्या करती है, बैलेंस करती है। बॉडी का जो ऑस्मोटिक या सोल्यूट जो प्रेशर है उसको क्या करती है, बैलेंस करती है, या उसको जो एक नॉर्मल या कांस्टेंट लेवल है उसके ऊपर इसको मेंटेन करती है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी मेंटेनेंस में क्या है, इसका एल्ब्यूमिन का रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस में। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या थी, ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन क्या है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ क्या है, डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की जो शेप है ये क्या है कि एंटीबॉडीज़ हैं, क्या बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि ग्लोब्युलिन प्रोटीन बना रही है। और ये क्या करती है, जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया या कोई वायरस का एंटीजन, या जिसे हम एंटीजन कह देते हैं, फॉरेन कोई अगर सब्सटेंस है, बीमारी का कोई पैथोजन है जो एंट्री करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये काउंटर करती हैं। तो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, डिफेंड करती हैं। मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें इनका रोल है एंटीबॉडीज़ का। और ये एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ही हमें कोई कट लगता है, जैसे हमारा हाथ अगर यहाँ से कट जाए तो क्या करता है कि हमारा जो खून बह रहा होता है, तो थोड़ी देर बाद आप देखें ना वो खून जो है बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक क्लॉट सी स्ट्रक्चर बन जाती है। वो जो क्लॉट लाइक जो मास है, क्लॉट बन जाता है, वो किसकी वजह से बनता है, इस प्रोटीन की वजह से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉट। और यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि हमारे पास मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है या राइज होता है कि व्हाट इज़ सीरम, या अक्सर पूछा जाता है कि सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क है। बेसिकली क्या है कि दोनों एक ही चीज़ है, सीरम और प्लाज्मा दोनों एक ही चीज़ है, फ्लूइड है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है ये दिखाया गया है, प्लाज्मा में से अगर ये जो फिब्रिनोजन है या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको अगर हम निकाल लें, इसको हटा दें, प्लाज्मा में से अगर हम फिब्रिनोजन को निकाल दें, तो बाकी जो प्लाज्मा का पोर्शन है उसको हम क्या कह देते हैं, सीरम कह देते हैं। तो ये क्या होगा, बाकी जो अक्सर आपको अगर कट लग जाता है ना, कट जैसे ही लगता है आप देखें जो कट वाली जगह पे ना क्लॉट सी स्ट्रक्चर बन जाती है। वो क्लॉट वाला पोर्शन जो है वो क्या होती है, प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन। वो फिब्रिनोजन वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना रही है। और क्लॉट के साथ ही ना आपको देखेंगे थोड़ा सा ना एक वाइट कलर का या कलरलेस सब्सटेंस लिक्विड मटेरियल जो है वो उस जख्म से रिश्ता है थोड़ा सा। अब देखें ना, जब भी ब्लड क्लॉट बनता है ना तो उसके साथ थोड़ा सा ना लाइट जो है, लाइट कलर का या कलरलेस सब्सटेंस जो है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो है, लिक्विड लाइक मटेरियल फ्लूइड जो है वो वहाँ से थोड़ा सा रिश्ता आता है। वो क्या होता है बेसिकली, वो हमारे पास सीरम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो फिब्रिनोजन है वो क्या हो गया, अलहदा हो गया। वो उस फिब्रिनोजन ने क्या बना दिया, क्लॉट बना दिया। और जो रिमेनिंग जो फ्लूइड था वो क्या करता है, वो बाहर निकल आता है एज ए कलरलेस सब्सटेंस हमारे पास नज़र आता है। तो वो क्या होता है, हमारे पास सीरम होता है।
अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात कर रहे थे। 3 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एक एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोब्युलिन और फिब्रिनोजन। इनके फंक्शन मैंने आपको बताया, आप इनको ऐसे ही डिस्कस करें। तो थर्ड जो इसका कंपोनेंट है प्लाज्मा का, वो क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो सोल्यूट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं जो प्रेजेंट हैं बॉडी के ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर, उनको कैटेगराइज किया गया है। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आ जाता है? ऑर्गेनिक में हमारे पास अमाइनो एसिड्स हो गए, हमारे पास हार्मोन्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, इंजाइम्स हो गए। ये क्या होते हैं? ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक है। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स है, CO3 नेगेटिव जिसे आप कहते हैं, CO3 नेगेटिव की फॉर्म में आप जिसको लिखते हैं, ये क्या है? कार्बोनेट्स हैं या बाई कार्बोनेट्स होते हैं। इसी तरह फास्फेट्स होते हैं, PO4 नेगेटिव। कुछ और आइंस होते हैं, जैसे क्लोरीन आइन हो गया, सोडियम आइन हो गया, पोटाशियम आइन हो गया। ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कंपोजिशन में ब्लड का एक पोर्शन तो था प्लाज्मा का, इसको हमने डिस्कस किया। दूसरा पोर्शन जो है हमारे पास क्या है? ब्लड सेल्स का, जो मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड सेल्स जो हैं वो 45% ऑफ ब्लड बना रहे होते हैं। और हमारे ब्लड में कितने तरह के सेल्स होते हैं? 3 तरह के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसे हम RBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम WBC कह देते हैं, और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों जो सेल्स हैं, फिर इनके जो हैं फंक्शन भी हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको उसकी जो ट्रांसपोर्ट में जो मेन किरदार है वो क्या करता है? रेड ब्लड सेल जो प्ले कर रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, जो कि क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक क्या करती है? पहुंचाती है उसको। वाइट ब्लड सेल क्या है? वाइट ब्लड सेल जो हैं ये क्या है? ये एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करवाते हैं, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएंगे तो इसका मतलब ये क्या है कि ये फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ क्या करते हैं? डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, या डिफेंसिव मैकेनिज्म में इसका रोल है। और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो क्या है? रेड ब्लड ग्रुप्स, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम RBC कहते हैं, RBC कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है जिससे हम क्या इसको मोस्टली क्या एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स ये क्या है? इनकी शेप कैसी है? बाई कनकेव, मीन इसका एक जो कॉर्नर, एक साइड जो है यहाँ से ऐसे कट है और दूसरी साइड यहाँ से ऐसे कट है। मीन एक कनकेव साइड ये है और एक कनकेव साइड ये है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाई कनकेव शेप। तो ये क्या है? बाई कनकेव शेप है। और ये कहाँ पे बन रहा है? इसकी प्रोडक्शन क्या है? बोन मैरो के अंदर। अगर ये हमारी एक बोन है तो बोन के अंदर ये हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे एक फ्लूइड सा मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। और इसी बोन मैरो के अंदर क्या होता है कि ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या होते हैं? न्यूक्लियाइड होते हैं, न्यूक्लियस कंटेनिंग होते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े ये मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस जो है इनका डिग्रेड हो जाता है और ये क्या होते हैं? ए न्यूक्लिएट हो जाते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? नो न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रोड्यूस होते हैं तो इनके ये क्या होते हैं? न्यूक्लियाइड होते हैं या न्यूक्लियस कंटेनिंग होते हैं। बाद में क्या हो, जैसे ही मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस इनका ख़त्म हो जाता है या डिग्रेड होता है। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? हमारे बोन मैरो के अंदर। जो हमारी हड्डियों का गुदा है, गुदा, हड्डियों का जो गुदा है, हमारी जो हड्डी है उसके दरमियान में एक खाली जगह होती है जो कि एक फ्लूइड से फिल्ड है। वो केविटी क्या है? फ्लूइड से फिल्ड होती है। उस केविटी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो, या उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर क्या है? ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन से? रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनका कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? रिस्पायरेटरी पिगमेंट कंटेन करते हैं, हेमोग्लोबिन, जो कि रेड इन कलर आता है। इसीलिए इनका जो सेल्स हैं वो हमें ज़ाहिरी तौर पे क्या लाल कलर के या रेड कलर के नज़र आते हैं। और इन्हीं रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस की वजह से ही जो हमें ब्लड का कलर है वो क्या लाल नज़र आता है। अगर रेड ब्लड सेल्स रिमूव कर दिए जाए हमारे ब्लड से, ये एक इंटरेस्टिंग बात है।
अगर रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड से रिमूव कर दिए जाएं तो क्या हमारा ब्लड जो है रेड होगा? नो। हमारा ब्लड का जो रेड कलर है ये क्यों है? क्योंकि ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का कलर रेड है। ये देखें ना, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? एक रेड ब्लड सेल पड़ा होता है बाइकनकेव शेप में। इसके इर्द गिर्द क्या है? ये एक लेयर है हेमोग्लोबिन की। ये जो हेमोग्लोबिन की लाल सी लेयर है लाल रंग की, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? ये जो कलर होता है रेड ब्लड सेल्स का ये क्या होता है? लाल होता है। और इसीलिए हमारे खून का कलर भी लाल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन पिगमेंट इन आवर ब्लड। तो इसकी जो अमाउंट है या इसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर कितनी होती है कि एक एडल्ट मैन के अंदर जो है 5 से 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं एक कतरा खून के अंदर। मीन्स अक्सर जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो ओवरऑल बॉडी में है, ओवरऑल बॉडी कितनी में ब्लड जो है वो कितना है? 5 से 6 लीटर है। हमारी बॉडी में नॉर्मली जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसकी अमाउंट कितनी है कि 5 से 6 लीटर है, या 6 to 7 लीटर बाद कंसिडर किया जाता है। मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस है। तो उस 5 से 6 लीटर्स में जो है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस पूरे 5 या जो 5 या 6 लीटर है उस पूरे 5-6 लीटर में जो है जो ब्लड सेल्स हैं वो इतने हैं, 5 से रेड ब्लड सेल्स इतने हैं 5 से 6 मिलियन। लेकिन मैं आपको एक बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो 5 से 6 मिलियन की टर्म यूज़ की गई है यहाँ पे, ये पूरे हमारे ब्लड के लिए नहीं है। ये जस्ट ब्लड के एक कतरे के अंदर है। मीन्स एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर इतने 5 से 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। तो अंदाज़ा लगाएं हमारी जो ओवरऑल बॉडी का जो ब्लड है जो 5 से 6 लीटर है उसके अंदर कितने होंगे? आप देखिए ना, हमने कहा था कि ब्लड जो है सिंपली हमें एक फ्लूइड नज़र आता है सिंपल सा, लेकिन उसके अंदर देखिए कितने राज छुपे हुए हैं, उसके अंदर कितने मटेरियल हैं। अब 5 से 6 मिलियन सेल्स सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के हैं एक कतरे में। बाकी मटेरियल तो अलहदा है ना, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, उसके अंदर डिजॉल्व सोल्यूट्स हैं, वो उनको तो अलहदा छोड़ दें। जस्ट रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इतने हैं एक कतरे के अंदर, 5 से 6 मिलियन। तो अच्छा, ये तो नॉर्मल जो है पर्सन है उसके लिए ये है ना अमाउंट। जैसे ही आप एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अगर नॉर्मल एक जो नॉर्मल एल्टीट्यूड पे या नॉर्मल हाइट पे एक बंदा रह रहा है, नॉर्मल जो सीधा समंदर के करीब जो है कह लें, तो उस पर अगर कोई रह रहा है तो उसके जो सेल्स हैं वो कितने हैं? 5 से 6 मिलियन है एक कतरे के अंदर। तो जो बंदा पहाड़ी पे रह रहा है उसके ब्लड के अंदर या उसके ब्लड के एक कतरे के अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने होंगे? 5 से 6 मिलियन नहीं होंगे, 6 से 7 मिलियन होंगे। मतलब 1 मिलियन जो है वो ज़्यादा होंगे। ये ज़्यादा क्यों है? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कि जैसे ही कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, बुलंदी पे जाता है रहने के लिए, तो उसके जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद में इजाफा क्यों है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हमने पहले कहा कि कंटेन कर रहे हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे पास क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसफ़र करवा रहा है। जैसे ही हम किसी ऊंचाई की तरफ जाते हैं या कोई चढ़ाई चढ़ते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नॉर्मली ऑक्सीजन का लेवल क्या है? बैलेंस है, जितना है उसके लिए हमारे जो सेल्स हैं ये काफ़ी हैं। लेकिन जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन उतनी ही चाहिए ना जितनी कि हमें वैसे खुश्की ज़मीन की सतह पे चाहिए थी। पहाड़ी पे गए हैं तो अब ये तो नहीं है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे लिए कम हो गई, ऑक्सीजन तो हमें फिर भी उतनी ही चाहिए ना। ये वाली जो ज़्यादा ऑक्सीजन की जो कमी हुई है इसको फुलफिल कैसे किया जाए, उसको उसकी कमी को पूरा कैसे किया जाए? उसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर रेड ब्लड सेल्स की तादाद में इजाफा किया जाता है, ताकि जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे उतनी वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेंगे।
और 1 मिलियन जब वो ज़्यादा हो गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो उतनी ही अमाउंट कैरी करेंगे जितनी हम नॉर्मल जो हमारी ब्रीदिंग के लिए क्या है रिक्वायर्ड होती है। उस पहाड़ी के ऊपर हमारे जो नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होगी वो उसको फुलफ़िल करेंगे, जो एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स हैं प्रोड्यूस हुए हैं हाइट के ऊपर। अच्छा, फंक्शन की बात करें हम रेड ब्लड सेल के फंक्शन की, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन गैस की ट्रांसपोर्ट है बॉडी के अंदर। लाइफ स्पैन की बात करें तो ये क्या होते हैं, जल्दी ही इनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनका लाइफ स्पैन जो है रिलेटिवली शॉर्ट है। इसकी लाइफ का ड्यूरेशन क्या है, 120 डेज़ है। आफ्टर 120 डेज़ ये क्या करते हैं, जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो ये क्या चले जाते हैं बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हुए ब्लड में ये सर्कुलेट करते रहे। जैसे ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होकर कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन में जाके इनकी क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, या इनकी डेथ हो जाती है, या इनको ये मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं स्प्लीन के अंदर। तो इसीलिए जो स्प्लीन है इसे क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, मीन्स कब्रिस्तान। रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि स्प्लीन के अंदर जाके रेड ब्लड सेल जो है वो मर जाते हैं। जब फुल्ली मैच्योर जो रेड ब्लड सेल ना वो जैसे ही स्प्लीन के अंदर जाते हैं वहाँ पे क्या इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, मर जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बात बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हुए तो उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनके अंदर गोल्गी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज जो हैं ये इनके अंदर क्या हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। जैसे न्यूक्लियस डिग्रेड हुआ, न्यूक्लियस एब्सेंट हुआ, तो अब क्या मतलब है कि इसके अंदर नो डिवीजन, अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो फिर डिवीजन कहाँ से होगी। डिवीजन तो तभी होती है ना जब न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डिवीजन कहाँ से होगी। तो फिर ये क्या होता है, जैसे ही इसकी लाइफ स्पैन एंड होता है तो ये क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है या मर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, WBC। इसका एक दूसरा नाम भी है ल्यूकोसाइट्स। नॉर्मल जो हमारी बुक में मेंशन किया गया है इसका लेवल क्या है, 7 से 8 हज़ार जो है वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे खून के एक कतरे में, 7 से 8 हज़ार वाइट ब्लड सेल्स। और इनका जो प्रोडक्शन सेंटर है वो क्या है, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कौन से हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में जब हम नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट में 14 चैप्टर के लास्ट में हमने डिस्कस करना है लिम्फेटिक सिस्टम को। तो लिम्फेटिक सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फ नोड क्या होते हैं। तो लिम्फ नोड मोस्टली क्या होते हैं, हमारे जो नेक जा या जो नेक जा का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़े से क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। या जो हमारी ये बगल हो गई, या जिसे हम ये जो है आर्म पिट कह देते हैं, आर्म पिट में जो है प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। या फिर हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ पे भी मोस्टली जो है लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रेड ब्लड सेल्स थे उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पलीफाई किया जाए तो इसमें को ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओजनोफिल एंड बेसोफिल। टर्मिनोलॉजी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सब में फिल ही आ रहा है, तो इसको वैसे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब अच्छी तरह से याद कर लें। न्यूट्रोफिल, इओजनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इन सब का जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन इनके क्या है कि ये बॉडी को क्या कहते हैं, डिफेंड करते हैं, बॉडी का क्या कहते हैं, दिफा करते हैं, हमारे जिस्म का क्या कहते हैं, दिफा करते हैं फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन मीन्स कोई बाहर से अगर सब्सटेंस आया है, एक तो मीन हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल बना है, अंदर का जो प्रोडक्शन है वो वाइट ब्लड सेल्स के जिम्मे नहीं है। जैसे ही कोई बाहर की कोई चीज़ आई है, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस का जो है पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, तो उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, मुदाफ़ियत पैदा करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या है
कि ये क्या करती है कि फॉरेन पार्टिकल्स के या बैक्टीरिया या वायरस के जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके खिलाफ क्या करती है, ये रेजिस्टेंस शो करती है। ये क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल ये एक दिखाया गया, और अगर ये देखें, ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो है बॉडी के अंदर जिसने एंट्री की है, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करेगा, इसके गिर्द मेम्ब्रेन की अपने सेल की एक लेयर बना देता है, और लेयर करके ये क्या करता है, इसको इनगल्फ कर लेता है। अब इसको क्या कहते हैं, अब इस वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ये क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है या फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाता है। इनगल्फ मीन खा जाता है, मैक्रोफेज मीन खा जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाते हैं। तो ये इनका फंक्शन है बॉडी के अंदर। इसको फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ क्या करते हैं, दिफा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। नंबर 3 पे हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या है, प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। बेसिकली ये क्या है, सेल्स नहीं है, प्लेटलेट्स सेल्स नहीं है। एक लार्ज जो सेल था वो स्प्लिट हुआ, ब्रेक डाउन हुई उसकी, और मल्टीपल जो उसके फ्रैगमेंट्स थे उनमें वो डिवाइड हुआ, और उसके फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते थे, प्लेटलेट्स। फ्रैगमेंट्स ऑफ जो लार्जर सेल थे उनको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। और इनका फंक्शन क्या है, ये हमारी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड क्लॉट। जैसे हमें कोई ज़ख़म लगता है या हमारी जो बॉडी है वो इंजर्ड हो जाती है, तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, वहाँ उस पॉइंट पे जाके क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं थ्रू जी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इनके अंदर क्या होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन कंटेन होते हैं प्लेटलेट्स। और इनकी अमाउंट कितनी होती है, 15 से 35 लाख होती है। एक जो मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर जो है उसके अंदर कितनी होती है, 15 से 35 लाख जो है प्लेटलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक कतरे ब्लड के अंदर। तो ये थे हमारे पास ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को हमने क्या कहा था, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनका जो फंक्शन है वो मैंने आपको बताया है कि रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू हेमोग्लोबिन। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ। क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और एज ए मैक्रोफेजेज एक्ट करते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास क्या प्लेटलेट्स था। ये देखिए ना, अगर यहाँ पे देखें, ये एक लार्जर सेल था और वो जैसे ही डिग्रेड हुआ तो उसका जो एक पार्ट है या उसका जो एक फ्रेगमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कह देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में इनका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई चीज़ भी है कन्फ्यूजन वाली लगती है तो आप मुझसे डिस्कस करें। अच्छा, मैंने आपको एक बात शुरू में भी बताई थी कि हमारे ब्लड का जो फंक्शन है, ब्लड जो है फ्लूइड है, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि फ्लूइड क्या करता है। फ्लूइड बॉडी के अंदर क्या करता है कि जितने भी हमारे सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उस तक क्या करता है, खुराक पहुंचाता है। मीन्स हमारी बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक ये क्या करता है, खुराक पहुंचाता है। खुराक पहुंचाता है और वहाँ से जो उनका कचरा है, कचरा कह लें, वेस्ट मटेरियल कह लें ना, कचरा जो है उसको इकट्ठा कर लेता है, कचरे को कलेक्ट करता है उन टिश्यूज से और फिर उसको जिस्म से बाहर खारिज करवाता है। ये हमारे ब्लड का जो है मेजर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है हमारे ब्लड का, ये है कि खुराक की तरसील करता है वहाँ तक, और जो कचरा है या जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर जो है खारिज करवाता है। ये हमारे ब्लड का फंक्शन है। तो अगर इसमें कोई मज़ीद जो है आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या कोई भी है तो आप मुझसे बाद में कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।